Assalamu alaikum dear students. I'm your teacher Mubashir Gilani. I welcome you all. जैसा कि आप जानते हैं हमने ये जो लास्ट लेक्चर जो हमने स्टार्ट किया वो था 10th क्लास की हिस्ट्री से। उसमें हमने टॉपिक एक चूज़ किया है, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो आप सब लोग जानते हैं कि ये इतना बड़ा चैप्टर है, तो ये एक साथ नहीं कंप्लीट हो सकता है, तो उसमें बहुत सारे लेक्चर्स बनाने पड़ेंगे। तो आज हम दूसरा लेक्चर डिस्कस करेंगे, इसमें सब टॉपिक जो है तो वो हम करेंगे द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। जैसा कि आपको मैंने कहा था, जो कल हमने जो पढ़ा, हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा था। तो उसमें आपको मैंने बताया था फ्रेंच रेवोल्यूशन में कौन कौन सी चेंजेस आई थी। तो जब वो पूरे यूरोप में उसका चर्चा हुआ, तो लोगों की वहाँ पे जो नेशनलिज्म वहाँ पे भी, बाकी जितने भी जगह थे वहाँ पे भी अब शुरू होने लगा। तो अब हम देखेंगे ये जो आज नेशनलिज्म में कौन कौन सी चेंजेस आ गई यूरोप में, वो हम आज डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करेंगे इसकी, नेशनलिज्म कैसे स्टार्ट हुआ, वजह क्या हुई, वाई दिस हैपन, व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड इट। मैं आपको बता दूं कि जो आप आज कंट्रीज देख रहे हैं, आप बड़ी बड़ी डेवलप्ड कंट्रीज देखेंगे, तो वो पहले नहीं हुआ करती थी। अगर हम बात करेंगे नो नेशन स्टेट्स बिफोर मिड ऑफ 18th सेंचुरी, अगर हम इस पे देखेंगे जो वर्ल्ड मैप है, अगर हम बिफोर 18th सेंचुरी के मिड में देखेंगे, 18th सेंचुरी के नस्ब में देखेंगे, तो आपको कहीं भी अलग मुल्क नहीं दिखेगा। क्यों? डिवाइड इनटू किंगडम्स। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे जर्मनी की, इटली, स्विट्जरलैंड, वर डिवाइड इनटू किंगडम्स। तो नो नेशन स्टेट, एक ही मुल्क नहीं हुआ करता था, ये डिवाइड इनटू डिफरेंट 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 पार्ट्स, और रूल्ड बाय मोनार्की सिस्टम, एरिस्टोक्रेसी थी वहाँ पे। तो वो सिस्टम चल रहा था। दैट्स वाई कि लोगों को ये लगा कि ये सही नहीं। जैसे जर्मन इसमें फ्रांस में रेवोल्यूशन आया, तो इसी तरह बाकी जितने भी सारे मुल्क हैं उन्होंने इसमें अब पेश रफ्त की, वो अब इसके खिलाफ अब आवाज़ उठाने लगे। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि नो नेशंस स्टेट्स बिफोर 18th सेंचुरी, मिड 18th सेंचुरी, जर्मनी आज की बड़ी कंट्री, इटली, स्विट्ज़रलैंड, ये छोटे छोटे हिस्सों किंगडम्स में डिस्ट्रीब्यूट की गई थी। और तीसरी बात, नो कलेक्टिव आइडेंटिटी। ये नो कलेक्टिव आइडेंटिटी मतलब क्या होगा, इनकी कोई आइडेंटिटी ही नहीं थी। क्यों? क्योंकि अगर ये आज एक किंगडम के अंडर होती, कल किसी दूसरे किंग को मर्जी आती थी कि चलो हम इस मुल्क में, इस एरिया पे, इस किंगडम पे हमला करेंगे, अगर उसने वो जीत लिया होता तो वो उसके साथ चले जाते थे। अब उनकी कलेक्टिव आइडेंटिटी नहीं हुआ करती थी। एक एरिया एक के अंडर रहता था, दूसरा एरिया दूसरे किंग के अंडर रहता था। तो ये सेल्फ बिलोंगिंगनेस, जैसे हम बात करेंगे, हम इंडिया की बात करें, वी आर लिविंग इन इंडिया। अगर हम नेशनलिटी हमसे कोई पूछेगा तो हम क्या कहेंगे, वी आर इंडियंस। लाइक दैट पीपल लिविंग इन पाकिस्तान, देयर नेशनलिटी इज पाकिस्तान। तो इस टाइम पे इनकी कोई नेशनलिटी नहीं हुआ करती थी। अलग अलग ये इन पे हुकूमत करते थे, अलग अलग किंगडम्स इन पे हुकूमत करते थे। उसी वजह से ये जो नेशनलिज्म का जो मसला ये फिर स्टार्ट हुआ, क्योंकि अब लोग तंग आ गए थे ये इतना बर्दाश्त करके। तो आज हम अब जो हम पढ़ेंगे इस वक्त, जिसको हम देखेंगे एरिस्टोक्रेसी कौन थे और मिडिल क्लासेस कौन थे। वो अब हम, इसका जो सब टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे, द एरिस्टोक्रेसी एंड न्यू मिडिल क्लासेस। एरिस्टोक्रेसी एंड न्यू मिडिल क्लास हम डिस्कस करेंगे। द एरिस्टोक्रेसी, पहले हम एरिस्टोक्रेसी करेंगे। ये एरिस्टोक्रेसी किनको बोलते हैं, एरिस्टोक्रेसी किनको बोलते, ये कौन थे, ये हम डिस्कस करें। ये एरिस्टोक्रेसी, ये जो लोग थे एरिस्टोक्रेट, ये कौन थे। देवर लाइक किंगडम्स रूलर्स, जो जिनकी वो खानदानी बादशाह चल रही थी, वही लोग ये थे। उनको क्या था, उनमें क्या क्या था, सोशली एंड पॉलिटिकल लैंडेड एरिस्टोक्रेसी वाज डोमिनेटेड क्लास। ये डोमिनेटेड क्लास, ये अपर क्लास मानी जाती थी, अपर क्लास।
दे रूल ऑफ ए पर्टिकुलर पार्ट एरिया, उसी को वो रूल करते थे। तो दैट इज़ वाई दे सोशली पॉलिटिकली इनका मैन पावर बड़ा हुआ करता था उनके वहाँ। उन्होंने वो प्रीजन्स रखे हुए थे, वो जो आपको मैंने बताया था, उनसे टैक्सेस लिया करते थे, उनसे काम करवाते थे। उनका जो ज़मीन उनकी हुआ करती थी, उनसे काश्त कर उन प्रीजन्स को करवाती थी। तो खुद वो डिक्टेटरशिप चलाते थे। दे ओनड एस्टेट्स, उनके पास बहुत बड़ा एरिया हुआ करता था, ज़मीन उन्हीं के पास हुआ करती थी। जो काश्तकार बाकी थे वो सिर्फ कमाने के लिए हुआ करते थे। अच्छा, एक और बात क्या उनमें क्या थी, दे स्पोक फ्रेंच फॉर द पर्पज ऑफ डिप्लोमेसी एंड हाई सोसाइटी। अब जो उनमें कॉमन चीज़ें थी, मैंने आपको बता दिया कि ये जो बहुत सारी जगहें थी अंडर एरिस्टोक्रेसी कंट्रोल थी। ये इस पे जितने भी जगहें थी वो सब क्या कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते थे, फ्रेंच लैंग्वेज यूज़ करते थे। क्यों? अ, अगर उनमें डोमिनेंट क्लास जो थे, यहाँ पे मैं आपको, ये डोमिनेंट क्लास थी, मगर इनमें क्या था, दे वर यूनाइटेड। दे वर यूनाइटेड। यूनाइट क्यों थे वो? ऑन द बेस ऑफ, वो किस हिसाब से यूनाइट थे? क्योंकि अगर एक बंदा एक जगह पे हुकूमत करता, दूसरा बंदा दूसरी जगह पे हुकूमत करता था, लेकिन ये यूनाइट थी। व्हाट वाज द रीज़न? अगर हम देखेंगे, इनका जो क्लास अपर क्लास था वो ध्यान में रख के ये अपने एक दूसरे के साथ इनके ताल्लुकात थे, वो इनका चलता था। सबके पास ये जो ये एरिस्टोक्रेसी क्लास जो थी, इनके पास लैंड हुआ करती थी बहुत ज़्यादा, इनके पास बहुत ज़्यादा एस्टेट्स हुआ करता था। दे स्पोक फ्रेंच, इनमें क्या था, ये फ्रेंच बोला करते थे फॉर द पर्पज ऑफ डिप्लोमेसी एंड हाई सोसाइटी। जितने भी ये एरिस्टोक्रेसी पीपल थे, एक एरिया के दो दो तीन ऐसे जितने भी ये एरियाज थे, उनमें जो ये हेड्स थे, ये कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते थे? ये करते थे फ्रेंच लैंग्वेज यूज़, क्योंकि एक दूसरे के साथ बात करने। और हाई सोसाइटी की वजह से, अगर आज हम बात करेंगे, आज हाई सोसाइटी मानी जाती, कोई इंग्लिश में बात करता तो वो हाई सोसाइटी कहलाती है। लाइक दैट, अगर ये जब बात करते थे एक दूसरे के साथ, ये किस में बात करते थे? फ्रेंच में बात करते थे। और फ्रेंच उस टाइम पे हाई सोसाइटी वालों की लैंग्वेज हुआ करती थी। तो फैमिलीज कैसे, फैमिलीज वर कनेक्टेड बाय टाई ऑफ मैरिज। ये अब एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाते थे मैरिज के वाज। ये जो अपर क्लास लोग थे, ये किन के साथ? अपर क्लास के लोगों के साथ ही शादी करते थे, अपने लड़कों लड़कियों की शादी एक दूसरे के साथ ही करते थे। किंग्स, प्रिंसेस, ये एक दूसरे के साथ ही शादी करते। ये किसी आम इंसान को उससे जो इनसे जो थोड़े स्टैट्स में कम है होंगे, उनके साथ ही शादियां नहीं करते थे। न्यूमेरिकली स्मॉल ग्रुप, छोटे थे, कम। अगर हम ये तादाद अपनी बढ़ाते तो दैट मीन्स किंग ज़्यादा बनते हैं। तो किंग नहीं चाहेगा कि उस और ज़्यादा किंग हो, ताकि उसको फिर उसका जो टेरिटरी है उसमें हिस्सा हो जाए, वो कभी नहीं चाहे। दैट इज़ वाई ये न्यूमेरिकली स्मॉल ग्रुप हुआ करता था, इनका जो ग्रुप हुआ करता था स्मॉल। अब आपको समझ में आया, ये जो एरिस्टोक्रेसी है, ये तानाशाही बादशाहित, किंग सिस्टम जो था, ये उसी में आता है। तो इनमें क्या था, सोशल एंड पॉलिटिकली लैंडेड एरिस्टोक्रेसी वाज डोमिनेंट क्लास डिस्पाइट रीजनल बैरियर्स। इनमें ये रीजनल डिविजन्स थे, मगर ये जो क्लास थी, ये जो एरिस्टोक्रेसी क्लास थी, ये यूनाइटेड थे। किसकी वजह से? अपने लाइफस्टाइल की वजह से। अगर एक जगह का एरिस्टोक्रेसी जो रूल करते हैं, तो वो दूसरी जगहों पे दूसरी जगह का, मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि अगर इटली का रहने वाला, जो इटली के पार्ट्स थे, अगर वो जर्मनी में के पार्ट्स में जो एरिस्टोक्रेसी चल रही थी, उनके साथ वो उनका मेल जो था, वजह क्या थी? दे वर कनेक्टेड ड्यू टू दिस क्लास, ड्यू टू दिस डोमिनेंट क्लास। तो दूसरा मैंने आपको बोला, दे ओनड एस्टेट्स, उनके पास बहुत सारा एरिया हुआ था, वो मालिक हुआ करते थे बहुत सारी एरियाज़ की। तो उन वो स्पोक क्या करते थे, लैंग्वेज कौन सी थी उनकी? तो फ्रेंच लैंग्वेज थी
फॉर द पर्पज ऑफ किस लिए, डिप्लोमेसी एंड हाई सोसाइटी, जो मैंने आपको बता दिया कि उनको हाई सोसाइटी की वजह से वो दिखाते थे कि हमें जी आता है, हम ऐसा करते हैं। तो दैट इज़ वाई अपना स्टेटस ऊपर रखने के लिए वो इस लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे। और इसमें क्या था, फैमिलीज वर कनेक्टेड बाय टाइज ऑफ मैरिज, जो उनकी जो शादियां हुआ करती वो विद इन दिस एरिस्टोक्रेसी ग्रुप करते थे शादी, जो इनका जो किंगडम था उसी में वो शादी करते थे, एक दूसरे के साथ ही शादियां करते थे। तो न्यूमेरिकली क्या था, स्मॉल ग्रुप, जो मैंने आपको बता दिया, ये बढ़ाना नहीं चाहते थे कि इसमें से तादाद इसकी बढ़ जाए। तो अब हम देखेंगे मिडिल क्लास। न्यू मिडिल क्लासेस क्या थे। अब एरिस्टोक्रेट्स आपको समझ में आ गए कि जो उनका काम क्या था, उनका जो अपर क्लास था। अब हम देखेंगे मिडिल क्लास। मिडिल क्लासेस कौन थे, जो ही यूरोप में ये ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज इन यूरोप, जो ही इंडस्ट्रीज बढ़ गई वहाँ पे यूरोप में, तो उससे क्या हुआ, तो कमर्शियल क्लास बन गया। अब जो ही इंडस्ट्री, अब कारोबार तो करना है, वहाँ पे एक ग्रुप बन गया जिनके पास थोड़ा जो इन बिटवीन एरिस्टोक्रेसी एंड जो पीजेंट क्लास जो था, जो उनके दरमियान था, दैट वाज मिडिल क्लास पीपल। उनके दरमियान जो क्लास था दैट वाज मिडिल क्लास। तो ना वो ज़्यादा उनको ज़्यादा हाई स्टैटस भी नहीं था, लेकिन वो ज़्यादा गरीब भी नहीं थे। जो ही अब इंडस्ट्री स्टार्ट हो गई, उनके पास थोड़ा पैसा था, उन्होंने वो इन्वेस्ट किया, तो फिर ग्रोथ ऑफ कमर्शियल क्लासेस। अब इनके पास ये कमर्शियल क्लास बन गए, इनके पास पैसा आ गया, इन्होंने क्या किया, इन्होंने अब अपना बिजनेस स्टार्ट किया, इंडस्ट्रीज की वजह से उनको पैसा मिल गया। तो अब इसमें कौन कौन से आते थे इस मिडिल क्लास में, इसमें आते थे इंडस्ट्रियलिस्ट्स जिन्होंने इंडस्ट्री स्टार्ट की, बिजनेसमैन एंड प्रोफेशनल्स। तो ये इन्होंने अब स्टार्ट किया, ये वो लोग थे जो इस मिडिल क्लास में आते थे। तो इन्होंने क्या किया फिर, ये जो अब इनके पास जब पैसा आ गया, इन लोगों के पास जब पैसा आ गया, अब इनके जो बच्चे थे उन्होंने क्या किया, उनको पढ़ाना शुरू कर दिया। जो ही उन्होंने पढ़ाना शुरू कर, अब वो एजुकेटेड मिडिल क्लास बन गए। अब वो मिडिल क्लास ही नहीं रहे, बल्कि वो क्या बन गए, एजुकेटेड मिडिल क्लासेस। जो ही वो एजुकेटेड मिडिल क्लास बन गए, तो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा, दे अंडरस्टूड इट कि अब जो इनको ये जो एरिस्टोक्रेसी इनको प्रिविलेज मिल रहे हैं, उन्होंने इसके खिलाफ अब आवाज़ उठाना शुरू कर दिया। एजुकेटेड लिबरल जो मिडिल क्लास थे, थर्ड पॉइंट देखोगे आप, एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लासेस डिमांड फॉर द आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी एंड अबॉलिशन ऑफ एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेज। उन्होंने क्या सोचा, नेशनल यूनिटी। नेशनल यूनिटी मतलब ऑल इक्वल, ऑल पीपल इक्वल बिफोर लॉ। अब किसी खास तबके को कोई बड़ा सा प्रिविलेज नहीं मिलना चाहिए। वो अब जो हमारा जो नेक्स्ट इस सब टॉपिक है, इसमें लिबरल नेशनलिज्म, वो इसमें आपको मैं क्लियर करूंगा। लेकिन ये कैसे बन गया, जो ही इंडस्ट्री स्टार्ट होगी, उन्होंने वो जो मिडिल क्लास थे उन्होंने बच्चों को पढ़ाया। उस जब वो पढ़ के आए, उनके दिमाग में ये चीज़ें आ गई कि एक तबका हम में से जो बिल्कुल हाई प्रिविलेज ले रहा है, कोई काम नहीं करता है, उनको क्यों हाई प्रिविलेज मिलेंगे, सब प्रिविलेज उनको ही मिल रहे हैं। तो इसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई। तो ये नहीं होना चाहिए। तो फिर जो एजुकेटेड मिडिल क्लास, उन्होंने क्या डिमांड की, नेशनल यूनिटी एंड एबॉलिशन ऑफ एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस। अब जो हमारा नेक्स्ट जो सब टॉपिक है, दैट इज लिबरल नेशनलिज्म। अब हम देखेंगे कि लिबरल नेशनलिज्म में क्या होता है। लिबरल नेशनलिज्म, अब हम देखेंगे लिबरल नेशनलिज्म क्या होता है। इसमें जो मैंने आपको बताया, जो यहाँ पे ये मिडिल क्लासेस बन गए, तो इन्हीं को लिबरल मिडिल क्लास बोलते थे। इन्होंने क्या डिमांड की थी, नेशनल यूनिटी एंड एबॉलिशन ऑफ एरिस्टोक्रेसी प्रिविलेज। अब इसमें क्या क्या हुआ, अब हम वो देखेंगे। लिबरल मिडिल नेशनलिज्म, अगर हम इसकी बात करेंगे, द टर्म लिबरलिज्म डिराइव्स फ्रॉम द लैटिन रूट लिबर मीन्स फ्री। तो दैट मीन्स कि अगर ये इसकी जो मीनिंग की हम बात करेंगे, ये कहाँ से आया है, लैटिन वर्ड से आया है, जिसका मतलब क्या है, फ्री। फ्री का मतलब क्या है, फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ। इंसान की क्या इक्वलिटी होनी चाहिए, सब कहाँ पे इक्वल होने चाहिए, बिफोर लॉ। नोबडी इज सुपीरियर और इन्फीरियर, everybody is should be equal before law and everybody is equal before law। अब यहाँ पे किसी को स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलने चाहिए,
तो जो भी चाहे पेजेंट्स हो, दिस दिस मिडिल क्लास और एरिस्टोक्रेसी जो थे, वो जो क्लास था, सबको एक जैसा होना चाहिए, सबके लिए सेम लॉज होने चाहिए। अब इन्होंने जो इनकी जो डिमांड्स थी, इन्होंने दो हिस्सों में इसको तब्दील सॉरी डिस्ट्रीब्यूट किया। दैट वाज इनका पॉलिटिकली क्या चाहते थे ये, और इकोनॉमिकली क्या चाहते थे ये। अब हम पहले पॉलिटिकल सफर जो इन्होंने देखा था, जो इनकी डिमांड्स थी क्या, इट एम्फेस द कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट। एम्फेस ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट बननी चाहिए बाय द कंसेंट। कंसेंट की किन की होनी चाहिए, कंसेंट अब किन की होनी चाहिए, ये किंग्स की होनी चाहिए नहीं, इट शुड बी कंसेंट ऑफ द पीपल। पीपल शुड चूज द गवर्नमेंट, पीपल शुड elect द गवर्नमेंट फॉर देयर वेलफेयर। ये अब डिक्टेटरशिप नहीं होनी चाहिए, इट शुड बी द गवर्नमेंट बाय द कंसेंट ऑफ पीपल। लोगों की मर्जी से अब गवर्नमेंट बननी चाहिए। ये इनका पहला था डिमांड जो इनकी पहली थी। अच्छा, दूसरी क्या डिमांड थी, इट शुड बी फॉर द एंड ऑफ ऑटोक्रेसी एंड क्लर्कल प्रिविलेजेस। ऑटोक्रेसी जो इन्होंने बताया, और क्लर्कल प्रिविलेजेस। ऑटोक्रेसी मतलब जो किंग्स हुआ करते थे, उनको उसका जो एरिस्टोक्रेसी ग्रुप जो था, तो वो उनको प्रिविलेज मिल रहे थे। और क्लर्कल ग्रुप्स, क्लर्जी से निकला है। दैट मीन्स जो वो पादरी हुआ करते थे कहाँ पे, चर्च में, उनको अलग से प्रिविलेज मिलते थे। इन्होंने के बाद ये बोलते थे ये जो ख़त्म होने चाहिए। किनको जो प्रिविलेज मिलती थी, ये किंग्स को और क्लर्जिकल ग्रुप जो थे, इनको जो अलग से प्रिविलेज मिलते थे वो अब नहीं मिलने चाहिए, सबके लिए सेम होना चाहिए। ये कहाँ से होगा, दैट इज़ थ्रू जब कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, गवर्नमेंट बनेगी, लोग उसको चूज़ करेंगे, तब जाके ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगे। तीसरी डिमांड क्या, कॉन्स्टिट्यूशनल रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट। अब ये जो गवर्नमेंट होनी चाहिए, ये जब बनेगी, इस जो कानून बनेंगे वो कहाँ पे, इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे वो कहाँ पे बनाएंगे उसको, पार्लियामेंट में, असेंबलीज में, जो जहाँ पे उनका जो हाउस होगा, मीटिंग हाउस होगा, लेकिन थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस। ये खुद मुख्तारी इसमें कोई डिक्टेटरशिप नहीं होनी चाहिए। जो कानून होने चाहिए वो लोगों के फ़ायदे के लिए होने चाहिए, और देयर शुड बी अ प्रॉपर प्रोसीजर फॉर मेकिंग ए कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये इनकी ये डिमांड थी। फिर अगर हम देखेंगे इकोनॉमिक जो सफेयर, इकोनॉमिक सफेयर में क्या था, liberalism stood for the freedom of markets and abolition of states imposed restrictions on the movement of goods and capital। अब जो इकोनॉमिक, आपको मैंने बोला था पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक। पॉलिटिकल में इन्होंने क्या क्या डिमांड्स की थी, इन्होंने क्या थी इनकी डिमांड्स, एक तो था गवर्नमेंट बननी चाहिए, किनकी कौन बनाने चाहिए इसको, पीपल, बाय द कंसेंट ऑफ पीपल। ये ऑटोक्रेसी एंड क्लर्कल ग्रुप्स को जो प्रिविलेज मिलती थी वो ख़त्म होने चाहिए। और जो कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट, जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स हों जो ये कानून पास करें, वो पार्लियामेंट में पास होने चाहिए थ्रू डेलिब्रेशंस। उस पर डिस्कशन होना चाहिए, वोट होना चाहिए उस पर चाहिए, जैसे आज होता है जो भी कोई बिल पास होती है पार्लियामेंट में होती है विथ प्रॉपर प्रोसीजर, तो वैसे ही ये चाहते थे। फिर जो इकोनॉमिक सफेयर हमारा है, लिबरलिज्म स्टूड फॉर, ये लिबरलिस्ट जो थे ये ये क्या चाहते थे, फ्रीडम ऑफ मार्केट्स एंड एबॉलिशन ऑफ स्टेट्स इम्पोज रेस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स। तो जो मैंने आपको बताया कि जब इंडस्ट्रीज बंद गई, अब वहाँ पे मार्केट चलेगा। अब ये इनको रेस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए, टैक्सेस की या अदर रेस्ट्रिक्शन जो होती हैं वो अब ये चाहते हैं कि वो नहीं होनी चाहिए, फ्री होना चाहिए, हमारा जो कारोबार होना चाहिए फ्री। क्योंकि ये बहुत सारी ये जो स्टेट्स थी, ये अलग जो कंट्रीज थी, ये अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड की गई थी। अब इनको ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस, कहीं पे कम था कहीं पे ज़्यादा था। अगर हम आज की बात करें, जीएसटी देना पड़ता है, वो सबको एक जैसा देना, इनको यहाँ पे बहुत सारा अलग अलग देना पड़ता था।
दूसरा क्या था, इनकी डिमांड क्या थे, डिफरेंस इन वेजेस एंड मेजर्स। वेजेस एंड मेजर्स की डिफरेंस बहुत हुआ करती थी वहाँ पे, इनके टाइम पे डिफरेंसेस इनमें थी, क्योंकि इनमें मेजरमेंट और वेट का कोई पर्टिकुलर मेजरमेंट नहीं था, अलग अलग जगहों पे अलग अलग मेजरमेंट किया जाता था। अगर हम बात करेंगे ये इसकी लिबरलिज्म की बात हम करेंगे, जो मार्केट्स की मैं बात करूंगा, कि इनको बहुत सारे जगहों से जाना पड़ता था। अगर हम हैम्बर्ग तो न्यूमरबर्ग किसी को जाना था, तो उसको अपनी चीज़ें बेचनी थी, उसको कम से कम 11 जगहों पे टैक्सेस देने पड़ते थे, बैरियर्स थे वहाँ पे, उस पर टैक्सेस देने पड़ते थे, अबाउट 5% ईच ऑफ देम। तो जो इसके पास गुड्स थे उनका 5-5% 11 जगहों पे जाके इसका पूरा ख़त्म हो जाता था, वो वहाँ से इसको मिलता क्या था। और दूसरी चीज़ उनमें था वेट्स एंड मेजर्स। इनमें क्या था, अगर हम यहाँ पे आप अपने बुक में देखोगे, इसमें था एल एक यूनिट एक बना था। अगर हम वो बात करेंगे तो उसमें क्या था, फ्रैंक फोर्ट में ये था 54.7 सेंटीमीटर ऑफ क्लॉथ। एलए जो था ये माना जाता था फ्रैंक फोर्ट में 54.7 सेंटीमीटर ऑफ क्लॉथ। अच्छा, मेंस में 55.1 सेंटीमीटर, फ्रैंकफर्ट में 54, मेंस में 55, और न्यूमरबर्ग में 65 सेंटीमीटर, 65.6। तो आप देख सकते हैं कि डिस्पेरेंसी कितनी थी, डिस्पेरिटी कितनी थी, 54, 55, 65। तो ये क्या डिमांड कर रहे थे कि डिफरेंसेस जो वेट्स एंड मेजर्स में है ये ख़त्म होनी चाहिए। और अब इन्होंने क्या, ये जो चीज़ें बनती थी ये बनती थी रेस्ट्रिक्शंस किसके लिए, ऑब्स्टिकल्स बन रहे थे किसके लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, एक्सचेंज ऑफ ग्रोथ या इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इन्होंने क्या किया, क्रिएशन ऑफ यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी। ये चाहते थे कि इकोनॉमिक टेरिटरी बननी चाहिए, तो जो रेस्ट्रिक्शन जो बैरियर्स थे वो ख़त्म होने चाहिए। तो ये था इनका पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्फीयर जो था, जो मैंने आपको बताया लिबरलिज्म का था। तो इन ये क्या चाहते थे, लिबरलिज्म मैंने आपको बता दिया, फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल बिफोर लॉ। फिर मैंने पॉलिटिकली उनको क्या क्या डिमांड्स थी, इकोनॉमिकल स्फीयर में क्या क्या उनकी डिमांड्स थी। तो आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा, आपने ये समझा होगा। तो इंशाल्लाह जो हमारा अब नेक्स्ट लेक्चर होगा वो हम कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815 हम पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह आपको खुश रखे, सलाम।